आइए एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुग़ल वंश। जहाँ तक मुग़ल वंश के शासन का टाइम है तो 1526 से लेके 1857 ये पूरा टाइम मुग़ल वंश से संबंधित है। जहाँ तक मुग़ल वंश से पहले की बात है तो थोड़ा सा एक प्रिम्बल देख लिया जाए। मुग़ल वंश से पहले तो मुग़ल वंश से पहले तमाम ऐसे मुस्लिम शासक हुए जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। वो चाहे अरब आक्रमणकारी हों, चाहे तुर्क आक्रमणकारी हों, चाहे बाद में अफ़गान आक्रमणकारी हों। अफ़गान आदि आक्रमणकारियों ने बारी बारी से भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहले आक्रमण की बात करें तुर्क अरब आक्रमणकारी जो होते हैं वो होता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में भारत पर आक्रमण किया, 712 में, और पहली बार उसने भारतीय राज्य में जो है प्रवेश किया और यहाँ से जो है बहुत सारा धन उपहार वगैरह लूट कर ये अरब ले गया। और पहली बार इस्लामिक संस्कृति का सामना, इस्लामिक नियम कानून का सामना भारत से हुआ पहली बार। और इसके बाद मोहम्मद कासिम के बाद जो अगला आक्रमणकारी आया वो चाहे महमूद गजनबी रहा हो, जिसने लगातार भारत पर 17 बार आक्रमण किए, लगातार 17 आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है और पूछा भी जाता है कि किसने भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किए। तो आप बता सकते हो कि महमूद गजनबी ने भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किया इसने। और इसका मूल उद्देश्य भी यही था कि भारत के धन को लूटना और यहाँ की मूर्ति पूजा को समाप्त करना और इस्लामिक धर्म को भारत में इस्लामिक धर्म का प्रचार प्रसार करना, इसका मूल उद्देश्य होता है। और इसके बाद जो है महमूद गजनवी के बाद दूसरा अगर आक्रमणकारी होता है तो वो होता है मोहम्मद गोरी। इसने भी भारत पर आक्रमण किया और भारत के क्षेत्रों को आक्रांत किया और लगभग 1175 में इसने भारत पर आक्रमण किया और निरंतर इसने कई सारे युद्ध लड़े। इसके बारे में भी कुछ विद्वानों ने ये कहा कि इसने भी 17 बार आक्रमण किए भारत पे और ये कई युद्धों में भारत में पराजित भी हो जाता है, चाहे ये मुल्तान गुजरात का युद्ध हो और चाहे वो पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का प्रथम युद्ध हो। तो इन युद्धों में भी मोहम्मद गोरी पराजित हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी इसने भारत में अपनी सत्ता स्थापित करी और यहीं से इसने एक नए वंश की स्थापना करी जिसको सल्तनत वंश कहते हैं, सल्तनत काल कहते हैं। सल्तनत काल की इसने स्थापना की। उसके बाद के काल में हम देखें तो कई सारे इस सल्तनत काल में ऐसे राजवंश हुए जैसे गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश जैसे शासक हुए जिन्होंने शासन किया। और इसी समय अफ़गान वंश ने भी भारत पर आक्रमण किया और इन अफ़गान में पहला अफ़गान जो होते हैं वो होते हैं सैयद वंशी अफ़गान शासक होते हैं पहले, और सैयद वंश के बाद दूसरे अफ़गान शासक होते हैं सूरी वंश के लोगों ने भारत पर आक्रमण किया। तो सैयद वंश ये पहला अफ़गान वंश होता है और दूसरा अफ़गान वंश जो होता है वो सूरी वंश होता है। जानते रहिएगा, एक प्रिम्बल की तरह हम इसको बता रहे हैं। आप अच्छे से अगर इसको याद कर लोगे तो यहाँ से आने वाला जो क्वेश्चन होगा वो आपसे कभी गलत नहीं हो सकता। तो सल्तनत काल में हमने देखा कि वो गुलाम वंश से लेते हुए लोधी वंश तक कई सारे ऐसे वंश के शासक हुए जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण करी और भारत में जिन्होंने शासन किया। तो एक लंबा समय होता है, मुस्लिमों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत पे समय समय पे भारत को आक्रांत किया और भारत की भूमि को अपने अधीन किया और यहाँ पर शासन किया। लेकिन लोधी वंश का जो अंतिम शासक होता है जिसका नाम होता है इब्राहिम लोधी, ये लोधी वंश का अंतिम शासक होता है। और इसी के समय में जब ये निर्बल शासक हो जाता है, इसके समय में कुछ अन्य शासक भी होते हैं। जैसे हम देखें मेवाड़ में, तो मेवाड़ में इसी समय राणा सांगा का शासन होता है। राणा सांगा इस समय मेवाड़ में शासन कर रहा था। और इसी समय विजयनगर साम्राज्य में
विजयनगर की शासन सत्ता कृष्णदेवराय के हाथों में होती है। कृष्णदेवराय, बाबर ने एक ग्रंथ लिखा था बाबरनामा, उसमें 5 राज्यों का इसने उल्लेख किया, जिसमें मेवाड़ और विजयनगर के नाम आते हैं। ये दोनों हिंदू राज्य होते हैं, हिंदुओं के द्वारा संचालित राज्य होते हैं ये दोनों। मेवाड़ में जो राणा संगा होता है ये अपने समय का एक शक्तिशाली राजा होते हैं, और इसी समय विजयनगर साम्राज्य का जो शासक होता है यानी कृष्णदेवराय भी अपने समय का एक सबसे शक्तिशाली शासक होता है। बाबर ने बाबरनामा में इसका उल्लेख किया है। और इसी समय मथुरा में अलग शासन होता था, मालवा से अलग शासन चलाया जाता था। तो जब इब्राहिम लोदी के लिए राणा सांगा एक शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। खतौली के युद्ध में इसने राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके कहीं न कहीं इसकी शक्ति को इसने कमज़ोर कर दिया। खतौली के युद्ध में जब इसने इब्राहिम लोदी की शक्ति को राणा सांगा ने कमज़ोर कर दिया, बाद के अन्य 1-2 युद्धों में भी राणा सांगा ने इसको पराजित किया। लेकिन राणा सांगा ने ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए इसने आमंत्रित किया। अगर ये कहा जाए कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था, तो आप बता सकते हो कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए राणा सांगा, मेवाड़ का शासक राणा सांगा ने ही भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया। और इब्राहिम लोदी का चाचा होता है दौलत खान लोदी, दूसरा व्यक्ति होता है दौलत खान लोधी। ये दूसरा ऐसा व्यक्ति होता है जिसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। तो कहीं न कहीं इब्राहिम लोदी की सत्ता को खत्म करने के लिए इन लोगों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, तो बाबर फरगना नामक एक छोटे से जागीर का जागीरदार होता है इसका पिता, और वहाँ की रियासत को देखता था। धीरे धीरे उन पर अपनी सत्ता को इसने दृढ़ बनाया, शक्तिशाली बनाया, और उसके बाद इसने काबुल और आसपास के क्षेत्रों को जीतकर वहाँ पर अपना शासन सत्ता स्थापित किया। जब ये काबुल में शासन कर रहा था, काबुल के क्षेत्रों में था, उसी समय एक बुढ़िया से इसको भारत के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, भारत के वैभवशाली ऐश्वर्य के बारे में और यहाँ की ऋतुओं के बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में जब इसको जानकारी हुई बाबर को, तो बाबर के मन में कहीं न कहीं भारत को जीतने की एक लालसा, एक अभिलाषा जागृत हो गई। तो इसने भारत को जीतने का मन बनाया। और दूसरा कारण ये होता है कि कहीं न कहीं अंदीजन, फरगना जैसे क्षेत्रों में ये चाहकर भी अपनी सत्ता को स्थापित नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ख्वारिज्म के साथ इसका बार बार युद्ध हो रहा था और ये वहाँ से पराजित होकर भाग के काबुल के क्षेत्रों में आ जाता था। तो फरगना जब इसके हाथों से निकल जाता है, तो फरगना को हाथों से गवा देने के बाद ये काबुल के क्षेत्रों में आता है, और उसके बाद इसने ये डिसीजन लिया कि अब हमको भारत के क्षेत्रों पे आक्रमण करना है, भारत को जीतना है। और इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर इसने भारत पर लगभग 5 बार आक्रमण किया। तो कहीं न कहीं ये भी पूछा जाता है कि बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया, तो 5 बार। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का जन्म कब हुआ था, तो 14 फरवरी 1483। 14 फरवरी 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। आइए आगे देखते हैं। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना के अंदीजन में इसका जन्म हुआ था। और बाबर मातृपद से चंगेज खां का 14वां वंशज, चंगेज खां का 14वां वंशज, और पितृपक्ष से तैमूरलंग का 5वां वंशज, तैमूरलंग का 5वां वंशज। यहाँ से भी कभी कभी पूछा जाता है कि बाबर को मातृपक्ष से चंगेज खान का कौन सा वंश था, तो आप बता सकते हो कि 14वां वंश, और पिता पक्ष से तैमूरलंग का 5वां वंशज होता है। और
बाबर को चागताई तुर्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो चगताई तुर्क, चगताई तुर्क। तो इसकी धमनियों में दो सूरवीरों का रक्त बह रहा था, चंगेज खां का और तैमूरलंग का। पिता पक्ष से तैमूरलंग का और मातृपक्ष से चंगेज खां, दोनों का रक्त इसके शरीर की धमनियों में बह रहा था। बाबर एक सूरवीर योद्धा था और इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किए। तो यहाँ से भी कभी कभी पूछा जाता है कि बाबर मातृपक्ष से किसका वंशज था और पितृपक्ष से किसका वंशज था। अगर मातृपक्ष से पूछेगा तो मातृपक्ष से आप बता सकते हो कि ये चगताई तुर्क था, यानी चंगेज खां का वंशज था, और पितृपक्ष से ये तैमूरलंग का वंशज था। तो कहीं न कहीं ये तैमूरलंग और चंगेज खां के बारे में इसको पता था और इसीलिए जो है इसने भारत के क्षेत्रों को जीतने का मन में विचार बनाया। और जब इसको उस बुढ़िया से भारत की समृद्धि के बारे में जानकारी मिली तो इसने भारत को जीतने का प्लान बनाया और भारत पर इसने आक्रमण किया। आइए बाबर का प्रारंभिक जीवन देखते हैं। प्रारंभिक जीवन, प्रारंभिक जीवन की बात करें तो बाबर के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो बाबर का जन्म जो है 1483 में हुआ। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, उमर शेख मिर्ज़ा, पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, माता का नाम कुतलूब निगार खानम। पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम कुतलूब निगार खानम था। और 1494 में जब इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु हो जाती है, लगभग 11 वर्ष की अवस्था में ये शासन सत्ता पर आसीन हुआ। 11 वर्ष की अवस्था में ये शासन सत्ता पर आसीन हुआ, लेकिन शासन सत्ता मिलना इसके लिए एक चुनौतीपूर्ण हो गया। और लगभग 11 वर्ष प्रारंभिक के इसके 11 वर्ष जो होते हैं वो अत्यंत कष्टकारी हुए। 11 वर्ष अत्यंत कष्टकारी रहे। प्रारंभिक 11 वर्ष इसके अत्यंत कष्टकारी रहे। ये आंतरिक गतिविधियों को संभालने में जुटा रहा। अपनी आंतरिक स्थिति को इसने पहले मजबूत किया और मजबूत करने के बाद इसने फरगना पर अपना अधिकार स्थापित किया, लेकिन फरगना इसके अधिकार क्षेत्र में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया और बाद में इसको फरगना से भगा दिया जाता है। और फरगना से भागने के बाद ये काबुल के क्षेत्रों में आया और बाद में इसने पुनः जो है अपनी शक्ति का विस्तार करके फरगना पर पुनः अधिकार किया, लेकिन वहाँ पर फिर इसका अधिकार ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता और फिर इसको फरगना से हटना पड़ा। तो इस तरीके से इसका जो प्रारंभिक समय होता है बड़ा कष्टकारी रहा, लेकिन इन कष्टकारी समय में ही इसने युद्ध की तमाम नीतियों के बारे में सीखा, जानकारी प्राप्त की और उसी समय इन्हीं सब तमाम जब ये यहाँ के युद्ध फरगना के युद्धों में व्यस्त था तो यहीं से इसने कई सारी ऐसे युद्ध की नई नई टेक्निक के बारे में इसने सीखा। और उसके बाद जब ये काबुल के क्षेत्रों में आया, काबुल पर जब इसने अपना अधिकार किया तो काबुल के क्षेत्रों में ही इसको भारत विजय करने की इसकी लालसा जागृत हुई और भारत पर आक्रमण करने का इसने मन बनाया। और जब इसने भारत पर आक्रमण किया तो तत्कालीन परिस्थितियों को अगर देखा जाए, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय जो है दक्षिण के क्षेत्रों में कई सारे ऐसे राजवंश होते हैं जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, ये सारे ऐसे कई राज्य होते हैं। अहमदनगर, बीजापुर,
गोलकुंडा, बीदर, बरार आदि जैसे राज्य थे जो छोटे छोटे एरिया में विभाजित थे। ये सारे आपस में संघर्षरत थे, जो बाबर के लिए एक शुभ अवसर के समान था। और वैसे ही अगर उत्तर भारत में देखा जाए तो उत्तर भारत में राणा सांगा जिसने मेवाड़ पर शासन किया था, और दिल्ली पर इब्राहिम लोधी, और वहीं पर इब्राहिम लोधी का चाचा दौलत खां लोधी जौनपुर का शासक अलग शासन करता था। तो इस तरीके से कहीं न कहीं जो तत्कालीन परिस्थितियां होती हैं वो इसके लिए अनुकूल थी, और छोटे छोटे अन्य राज्यों में बिखरे हुए ये सारे शासक कहीं न कहीं आपस में संघर्षशील थे और बराबर में एक दूसरे से युद्ध किया करते थे। और इसी युद्ध के कारण इनकी जो शक्ति थी वो कहीं न कहीं कमज़ोर हो गई थी, और ये बाबर के लिए एक शुभ अवसर के समान था। और इसी का फ़ायदा उठाकर बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर जो आक्रमण किया तो वो टाइम था 1519 में बाबर ने भेरा और बाजरा के युद्ध में जो है पहली सफलता प्राप्त की, और यहीं पर पहली बार इसने तोपों का प्रयोग किया था। तो कभी कभी यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि बाबर ने भारत में पहली बार तोप का प्रयोग कब किया था और किस युद्ध में किया था। अगर ये पूछा जाता है आपसे तो आप बता सकते हो कि 1519 में इसने भेरा बाजरा के युद्ध में पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग किया था। तोपों का पहली बार प्रयोग, ठीक है, कब किया तो आप बता सकते हो कि 1519 में भेरा बाजरा के युद्ध में इसने पहली बार 1519 में तोपों का प्रयोग किया। उसके बाद इसका जो युद्ध हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध, यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन बनता है, ये पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ और कब हुआ। तो 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत का युद्ध बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है, हमेशा पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो आप बता सकते हो कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया, और बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित ही नहीं किया बल्कि उसे युद्ध भूमि में मार डाला। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा सुल्तान होता है जिसकी मृत्यु युद्ध भूमि में हुई। युद्ध भूमि में किसकी मृत्यु हुई थी? युद्ध भूमि में किस शासक की मृत्यु हुई? किस शासक की मृत्यु हुई? अगर ये पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा जाता है। ठीक है, युद्ध भूमि में इब्राहिम लोदी, ठीक है, युद्ध भूमि में मारा जाने वाला कौन सा शासक होता है? अगर ऐसा पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। ये लड़ता हुआ युद्ध भूमि में शहीद हो जाता है, वीरगति को प्राप्त होता है, मारा जाता है, कुछ भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा गया। बाबर की ये भारत में पहली सफलता एक युगांतकारी सफलता होती है, और इसी के बाद बाबर ने जो है भारत में एक नए वंश की स्थापना करी जिसका नाम होता है मुगल वंश। ठीक है, पानीपत की युद्ध में सफलता के बाद ही बाबर ने भारत में एक नए वंश की स्थापना करी, मुगल वंश। और ये भारत में जो है इसकी सैन्य
सफलता का ये पहला सबसे बड़ा जो है युद्ध, इसका बाबर का ये जो पानीपत का युद्ध होता है, इसमें लगभग 1200 सैनिकों की सहायता से इब्राहिम लोदी को इसने पराजित किया था। 12,000 सैनिकों को, अगर कभी पूछा जाए तो 12,000 सैनिकों की सहायता से इसने इस युद्ध में इसको पराजित किया। बाबर की सफलता के कारण, इस युद्ध में बाबर की सफलता के वो कौन से कारण थे? तो बाबर की सफलता के कारण, बाबर की इस युद्ध में सफलता के वो कौन से कारण रहे? ये कभी कभी पूछा जाता है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की सफलता के कौन से कारण रहे। तो अगर कारण की बात करेगा तो बता सकते हैं कि बाबर का तोपखाना और उसकी युद्ध नीति, मुख्यतः तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग और उसकी सेनापति की योग्यता इसके मुख्य कारण रहे। बाबर की सफलता के मुख्य कारण पूछता है तुगलमा युद्ध नीति, तुगलमा युद्ध नीति, ये इसकी सफलता के मुख्य कारण रहे। ठीक है। और बाबर का सुसज्जित तोपखाना, ठीक है, बाबर का सुसज्जित तोपखाना कहीं न कहीं बाबर की सफलता के कारण रहे। बाबर ने इसी के द्वारा जो है इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो जब कभी अगर आपसे पूछे कि पानीपत के युद्ध में सफलता का मुख्य कारण क्या था, तो आप बता सकते हो। चूँकि बाबर के पास एक अच्छा तोपखाना और बंदूकें थी, जबकि इब्राहिम लोदी के पास अगर देखा जाए तो इसका अभाव था। बाबर ने अपनी सेना की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की थी और अपने तुगलमा घुड़सवारों का प्रयोग उस समय पर और ठीक ढंग से इसने किया था, जबकि इब्राहिम लोदी के पास युद्ध का तरीका पुराना था। इब्राहिम लोदी की सेना के हाथी उसके लिए हानिकारक सिद्ध हुए, क्योंकि देखिए हाथियों की जहाँ तक बात है, युद्ध में कहीं न कहीं पहले हाथियों का प्रयोग किया जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा शासक हाथियों का प्रयोग करते थे, हाथियों पे चढ़कर युद्ध किया करते थे। लेकिन बाबर ने जो युद्ध पद्धति अपनाई, उसने तुगलमा पद्धति के द्वारा जो युद्ध किया, इसने तोपों को सजाने की विधि अपना दी। तोपों को इसने सजाया अच्छे से, एक तरफ इसने पैदल सेना को लगाया, एक तरफ घुड़सवार सेना को लगाया, आगे कुछ ऐसी व्यवस्था इसने की बीच में जगह छोड़कर, जिसके द्वारा इसने इब्राहिम लोदी को पूरी तरह से युद्ध भूमि में फंसा लिया। और यही युद्ध इसके लिए जो है एक निर्णायक युद्ध हुआ। और कहीं न कहीं इब्राहिम लोदी की सेना, जिनमें हाथी ज़्यादा हुआ करते थे, उसके लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि बाबर की तोपखाना और गोला बारूद के सामने ये इनका सामना नहीं कर पाए और कहीं न कहीं घबरा कर ये भागने लगे और बाबर ने इनके ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और इसीलिए कहा जाता है, इनके बारे में लिखा गया कि वह एक ऐसा अनुभवहीन जवान आदमी था जो अपनी गतिविधियों के प्रति लापरवाह था, जो बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता जाता था और बिना किसी कारण के रुकता और लौटता चला जाता था। ये इब्राहिम लोदी के लिए कहा गया है। ठीक है। कभी अगर आपसे पूछे ये कमेंट किसके लिए किया गया है, तो इब्राहिम लोदी के लिए किया गया है। तो कहीं न कहीं अगर कहा जाए तो इस युद्ध में बाबर ने जिस सुसज्जित सैन्य प्रणाली को अपनाया, वो सैन्य प्रणाली इब्राहिम लोदी के पास नहीं थी। इब्राहिम लोदी कहीं न कहीं अपनी पुरानी युद्ध नीति के द्वारा ही युद्ध किया और यही इसके युद्ध में पतन का कारण होता है और इसी के कारण इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है। तो कभी भी अगर आपसे पूछे कि इब्राहिम लोदी की युद्ध में हार का क्या कारण होता है, तो आप बता सकते हो कि तुगलमा पद्धति और बाबर का सुसज्जित तोपखाना, ये इसकी विजय का कारण रहा। पानीपत के बाद बाबर का अगला जो युद्ध होता है वो खनवा का युद्ध या खानवा का युद्ध होता है। ये 17 मार्च 1527 में होता है। 17 मार्च 1527 खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध बाबर का अगला युद्ध। चूँकि बाबर ने जब भारत में इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में हराया, तो पानीपत के युद्ध में जब इसकी पराजय हो जाती है इब्राहिम लोदी की, तो भारत में बाबर का अगला जो शत्रु होता है वो होता है राणा सांगा, मेवाड़ का शासक
मेवाड़ का शासक राणा सांगा। राणा सांगा, चूंकि राजपूताने के क्षेत्र में राणा सांगा ही होता है जो इन क्षेत्रों पे शासन कर रहा था, तो हो न हो राणा सांगा के मन में ये बात चल रही थी कि राणा सांगा जानता था कि बाबर भारत में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद ये क्षेत्र ऐज आक्रांत करके छोड़कर वापस चला जाएगा, और जब ये क्षेत्र ये छोड़कर वापस चला जाएगा तो इसके जाने के बाद ये सारा क्षेत्र राणा सांगा के अधिकार में आएगा। लेकिन राणा सांगा जैसा सोचता था वैसा हुआ नहीं। बाबर ने भारत में ही रुकने का प्लान बना लिया, और वो भारत के क्षेत्रों में शासन करने का जब प्लान बना लिया तो इस बात की जब खबर राणा सांगा को होती है तो कहीं न कहीं राणा सांगा निराश हुआ, और इसी निराशा के कारण राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध होता है। तो ये भी एक प्रकार का ये निर्णायक युद्ध होता है, क्योंकि इब्राहिम लोदी के साथ ये जो इसका पहला युद्ध पानीपत का लड़ा गया, तो कहीं न कहीं इब्राहिम लोदी राणा सांगा से इससे पहले पराजित हो चुका था। और जहाँ तक राणा सांगा की बात है तो राणा सांगा के बारे में और इसकी प्रसिद्धि के बारे में बाबर को इससे पहले भी जानकारी हो चुकी थी, और राणा सांगा से युद्ध के लिए इसका एक वजीर होता है जिसने मना भी किया था कि राणा सांगा जो है एक शक्तिशाली शासक है, इसके साथ युद्ध करना ठीक नहीं है। इसके बहुत सारे ऐसे सैनिक और सैन्य अधिकारी जो होते हैं उन्होंने राणा सांगा की वीरता के बारे में सुना था, और ये राणा सांगा के साथ युद्ध नहीं करना चाहते थे बल्कि ये वापस जाना चाहते थे। और कहीं न कहीं भारत की जो जलवायु थी ये भी इसके विरुद्ध थी, और इसीलिए बाबर के बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे सैन्य अधिकारी वापस जाना चाहते थे। लेकिन बाबर ने यहाँ जिहाद का नारा दिया। तो ये भी पूछा जाता है कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जो है कहीं न कहीं इस युद्ध में जो है दोनों के युद्ध के यही कारण होते हैं। और दूसरी बात ये कि राणा सांगा के खिलाफ जब इसकी सेना युद्ध नहीं करना चाहती थी तो बाबर ने जिहाद का नारा दिया। कौन सा नारा दिया? तो जिहाद। ये आपसे पूछा जाएगा कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, तो आप बता सकते हो कि बाबर ने जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में दिया, और यहीं पर जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? तो गाजी की उपाधि। ये दोनों पूछे जाते हैं। जिहाद क्या होता है, ये इस शब्द का अर्थ जान लीजिए। कभी भी पूछा जा सकता है आपसे कि जिहाद किसे कहते हैं। जिहाद होता है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध अर्थात इसने धर्म युद्ध का नारा दिया था। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया, तो खानवा के युद्ध में ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया, और इसने जो है गाजी की भी उपाधि धारण की थी। ठीक है। राजपूतों की शौर्य और साहस के बारे में इससे पहले भी बाबर को चूँकि खबर थी, और मुग़ल सैनिक पहली बार बाबर की राणा सांगा की सेना के बारे में जब ये सारी बातें सुने थे तो ये भयभीत हो जाते हैं, और भयभीत होने के कारण ही ये बाबर राणा सांगा से युद्ध नहीं करना चाहते थे बल्कि वापस जाना चाहते थे। लेकिन बाबर ने जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की, और सैनिकों में उत्साह भरा, और शराब की जितनी सारी प्यालियाँ होती उन सभी प्यालियों को इसने तोड़वा दिया। और उसके बाद बाबर और राणा सांगा के बीच में जब खानवा का युद्ध होता है तो इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हो जाता है, और ये भी युद्ध जो है बाबर के ही पक्ष में रहा। तो इस तरीके से राणा सांगा की पराजय हुई। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि खानवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई, तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई थी। राणा सांगा। ठीक है। खानवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई, तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई थी। ठीक है। जब कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हो। और इस युद्ध के बाद बाबर का जो अगला युद्ध होता है, खानवा के युद्ध के बाद बाबर का अगला जो युद्ध होता है वो होता है आपका चंदेरी का युद्ध 1528 में। चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 में। ये किसके किसके बीच में चंदेरी का युद्ध हुआ था? तो बाबर प्लस मेदिनी राय के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो बाबर प्लस मेदिनी राय। मेदिनी राय, बाबर और मेदिनी राय के बीच में चंदेरी का युद्ध हुआ। मेदिनी राय भी ये भी एक राजपूत शासक होता है,
और इन दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में जो है मेदिनी राय पराजित हो जाता है और इस युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, जिहाद, ठीक है, जिहाद का नारा दिया। राजपूतों को यहाँ मारने के बाद उसने एक मीनार बनवाया, चूँकि मुग़लों में ये परंपरा हुआ करती थी, मुग़ल सैनिक का जो अधिकारी होता था वो जितनी बड़ी मीनारें सैनिकों के सर की मुंडियों की मीनारें बनाते थे, तो जितनी बड़ी मीनारें बनाती थी उतना ज़्यादा उसको पुरस्कृत किया जाता था। तो इस तरीके से इसने बहुत सारे राजपूतों को यहाँ पर मारा और मारने के बाद उनके सरों की मुंडियों की मीनारें बनवाई। तो ये भी अगर कभी पूछे, थोड़ा सा डीप में जाएगा तो प्रश्न बना सकता है कि किस युद्ध में राजपूतों के सरों की मुंडियों की मीनारें बनवाई गई थी, तो आप बता सकते हो कि चंदेरी के युद्ध में बाबर ने यहाँ पे बहुत सारे राजपूतों का वध करने के बाद उनके सरों की मुंडियों की मीनारें बनवा दी थी और इस युद्ध में मेदिनी राय की पराजय हुई थी। तो इस तरीके से इन 3 युद्धों के बारे में जब कभी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो। और अगला बाबर का जो युद्ध होता है वो घाघरा का युद्ध होता है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में इतना ही। इसका बचा हुआ जो पार्ट है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।